तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो अगली सीरीज को लेकर के फिजिक्स के प्रश्नों के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने उपलब्ध हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और किसी भी प्रश्न से रिलेटेड यदि कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चे। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना देरी किए हम अपने इस प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को बटन को दबाएंगे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये कहता है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट was the responsible for the discovery of which one of the following। तो आप लोगों को पता है कि रदरफोर्ड ने एक हीलियम का पार्टिकल लिया था जिसको उन्होंने अल्फा पार्टिकल बोला था। ऐसे ऐसे गोल्ड फॉइल के अंदर हीलियम के कई सारे पार्टिकल मौजूद थे। अब इन पार्टिकल के ऊपर जब अल्फा के कणों की बम्बार्डमेंट कर दी, इसके ऊपर किसकी बम्बार्डमेंट कर दी, अल्फा के कणों की। तो कुछ पार्टिकल इधर गए, कुछ पार्टिकल इधर चले गए, कुछ पार्टिकल उधर चले गए, लेकिन लगभग 20,000 कणों में से एक पार्टिकल ऐसा आया जो इससे टकरा करके मैक्सिमम एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ था। इसी के बिहार पर इस रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी नाभिक के सेंटर में कोई ऐसा चीज जरूर है जो इन पार्टिकल्स को आगे जाने से रोक रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इस टर्म्स को नाम दिया न्यूक्लियस और इसे नाम दिया नाभिक। और बाद में पता चला कि इस नाभिक में दो और पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज तो हमारे किस वैज्ञानिक ने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। बट यदि नाम आ जाए कि प्रोटॉन का प्रोटॉन नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड साहब ने। तो इसका राइट आंसर होगा एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड। तो याद रख लेना, आप सभी लोगों को पता है कि कोबाल्ट 60 एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के रूप में किया जाता है। किसमें, कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, इसके अंदर एक विटामिन भी पाया जाता है जिस विटामिन का नाम है B12, जो हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी होता है। तो B12 विटामिन इज ऑल्सो अवेलेबल इन कोबाल्ट 60 एलिमेंट एंड इट इज द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। ये कोबाल्ट का एक समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर विद अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डिटरमाइंड बाय। ध्यान से देखो, आपने राइट हैंड थंब रूल तो पढ़ा होगा। राइट हैंड थंब रूल के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया बेटा, राइट हैंड थंब रूल के अंदर बताया गया है कि यदि किसी कंडक्टर को आप अपने हाथों से पकड़ो, राइट हैंड से पकड़ो, तो उस कंडक्टर की जो डायरेक्शन होगी, कंडक्टर में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा। थंब इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द 4 फिंगर्स आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है कि यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में हम इसे थंब को देखें तो थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि हम इस हाथ को उल्टा कर दें, इस हाथ को आप क्या करो, अंगूठे को नीचे कर दो। जैसे एक होता है ना कि अंगूठा ऊपर की ओर किया जाता है, तो आप अंगूठे को नीचे करोगे तो आपकी जो उंगलियां होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा वो क्लॉकवाइज ना होने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जब आपके ऊपर ये लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये अंगूठा जो होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। कहाँ हो जाता है, डाउनवर्ड। तो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल्स एंड इट वुड बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन। द लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल रॉन्ग, राइट हैंड थंब रूल इट वुड बी द अपवर्ड। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए जो है बेटा इसका वो बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जनरेटर, जिसे हम बोलते हैं जनित्र, या इसे विद्युत जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। अब मोटर वो होता है जो, याद रखना,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एमीटर वो होता है जो करंट की मेजरमेंट करता है। ये करंट की क्या करता है? करंट की मेजरमेंट करता है, करंट को ये मापता है। और गैल्वेनोमीटर भी करंट को माप सकता है, ये वोल्टेज को भी माप सकता है और करंट को भी माप सकता है। ये बात आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ है। अब देखो, किसी व्यक्ति को मैं बताता हूँ, यदि ये हमारे आंखों की आई बॉल है, ये हमारे आंखों का लेंस है और ये हमारे आंखों की मसल्स है। जब ये हमारे आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी आती है और वहां पर मिलती है जहां पर होता है रेटिना। तो इस पॉइंट पर क्या मौजूद है हमारा दोस्तों? यहाँ मौजूद है रेटिना। बट यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है मायोपिया, तो मायोपिया के केस में उसके आंखों का आई बॉल, उसका नेत्रगोलक जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इस तरह से, जिसके कारण जो उसकी रेटिना मौजूद थी यहाँ पर वो खींच कर आ गई पीछे। तो अभी भी आंखों के सामने ऑब्जेक्ट वही है, अभी भी आंखों के सामने उसी तरीके से लाइट आएगी, लेकिन याद रखना ये लाइट वहीं मिलेगी जहां पहले मिल रही थी। बट क्या करें, वहां पर रेटिना रह नहीं गया। तो इस जब किसी को मायोपिया हो जाता है तो उसके आंखों में दूर की वस्तुओं की इमेज रेटिना के आगे या रेटिना के निकट बनती है। तो देखो, नियर ये बिल्कुल गलत, नियर बाई बिल्कुल गलत। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना, ये गलत है। ये होगा मायोपिया के लिए, ये मायोपिया के लिए होगा और ये हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो यहाँ मायोपिया के लिए पूछा है तो ऑप्शन सी। अगला है, प्लांट गेट्स वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ। प्लांट्स जो होते हैं, ये मान लो कि हमारे पास कोई एक पौधा है और ये पौधे की जड़ें हैं और इन जड़ों के माध्यम से जो इसके अंदर स्टीम, जो इसके अंदर तना फैला हुआ होता है, इन तने के माध्यम से नीचे का पानी धीरे धीरे कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो जब ये पानी जमीन से धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर के जाती है तो इस टर्म्स को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, केशिकत्व। आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया इन अ ह्यूमन इज। ये हमारे आंख है और ये हमारे आंखों का ये जो बीच वाला सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, बिल्कुल गलत है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो होती है वो रेटिना होती है। वो क्या होती है? रेटिना। इट इज अ मस्कुलर डायफ्राम, ये भी रॉन्ग है बेटा। मस्कुलर डायफ्राम जो होता है वो सिलेरी मसल्स होता है, सिलेरी मसल्स होता है। तो इट इज अ ब्लड वेसल्स, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इट इज द ब्लड वेसल्स कंटेन्स, ब्लड वेसल्स कंटेन। पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। पावर इज इक्वल टू 1/, पावर इज इक्वल टू 1/, एफ। और यहाँ पर फोकल लेंथ दिया गया है तो हमें उसकी फोकल लेंथ दिया गया है तो पावर हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी इसको देख लेते हैं बेटा। के दरिया का उतरना भी जरूरी था कि हाँ हम तुमसे। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इसको कि फार्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। पावर निकालना है तो f दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया बेटा? 4। कितना आ गया? 4। अब 4 तो आ गया है, लेकिन 4 देखो ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं गया, तो हमारा यही सही आंसर होगा। हालांकि याद रखना, पावर का आंसर या तो नेगेटिव में मिलेगा या पॉजिटिव में मिलेगा। जब नेगेटिव में मिलेगा तो कनकेव लेंस होगा और जब पॉजिटिव में मिलेगा तो कन्वेक्स लेंस होगा। बिना नेगेटिव और पॉजिटिव के तो ये काम चल ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। स्पेरिकल मिरर ऑफ फार्मूला रिलेटेड एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल डिस्टेंस f मे बी अप्लाइड फॉर अ प्लेन मिरर। ये बेटा मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। और यदि ये बात हम प्लेन मिरर के लिए लागू करें तो हम लोगों को पता है कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने कोई भी यदि यहाँ एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी
वो इमेज भी उतनी दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इमेज। तो प्लेन मिरर में यू और वी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो u की जगह पे v रख दो, या v की जगह पे क्या रख देना है आपको, u रख देना है। और सॉरी ये किसके दिया, मिरर, मिरर फार्मूला रिलेटेड एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है। तो अब u की जगह पे v रखो, या v की जगह पे क्या रखो, u रखो। तो यहाँ से आपका रिजोल्यूशन जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा बेटा। देख सकते हो आप सभी लोग कि यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा कि किसी भी प्लेन मिरर का यदि पूछा जाए फोकल कहाँ होता है, तो आप सीधा बोलना इनफाइनाइट। कहाँ होता है फोकल, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ गोज टू इनफाइनाइट, फोकल लेंथ उसका अनंत पर चले जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी पर होता है। ये बात आप लोग याद रख लेना है। कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, इतना आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय, न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट होती है न्यूक्लियर फिजन एंड इट्स एक्सप्रेशन बाय द आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। न्यूक्लियर फिजन एंड इट्स एक्सप्रेशन बाय द एक्सपोज्ड बाय द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने बिल्कुल बताया बेटा। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण से। उन्होंने ये बताया था कि अल्फा बीटा गामा पर जो चार्ज होते हैं ना, कि किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये सारी बातें बताई थी। तो वहां पर रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी उसे जाना जाता है। बट बोर का भी नहीं है कुछ इसमें रिलेशन, और हाइजेनबर्ग का भी कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका वो बिल्कुल उचित आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवरब्रेशन इज अ फिनोमिना एसोसिएट विद द। रेवरब्रेशन का मतलब होता है जैसे ये हमारा कोई एक कंक्रीट का हॉल है और यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी, ये बार बार रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर साउंड का बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, साउंड का बार बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसके कारण से एक ही आवाज हमें कई बार सुनाई देती है। तो हम रियल आवाज में और फेक आवाज में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दिस इज द रॉन्ग। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स, इट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपागेट। साउंड कभी भी वैक्यूम में नहीं चल सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यहां तक तो सही है। एंड इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर, ये भी बिल्कुल सही है। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये सही है। एंड इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। देखो बेटा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिल्कुल सही है। ये कह रहा है साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यही गलत है। यहाँ पर साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिल्कुल सही है, बट साउंड इज ए ट्रांसवर्स वेव्स, ये बिल्कुल गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट किसमें सही है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रश्न संख्या 68। यह 68वां प्रश्न क्या कहता है हमसे, देखते हैं बेटा एक बार इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि अ टेनिस बॉल इज थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन्ड अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। द बॉल वाज थ्रोन अप्रोक्सीमेटली विद एन अपवर्ड वेलोसिटीज। देखो ध्यान से, ये कहते हैं कोई जमीन है और इस जमीन पर कोई ये लड़का खड़ा है और किसी लड़के ने बड़ी ताकत से किसी गेंद को कहाँ फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंक दिया। तो ये गेंद ऊपर की ओर जाती है, तो एक ऊंचाई पर जाने के बाद ये कहाँ गिरनी चालू हो जाएगी, नीचे गिरनी चालू हो जाएगी। तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। ये कितना होगा, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। और मैक्सिमम हाइट कितना दिया हुआ है बेटा, 20 सेंटीमीटर का, 20 मीटर दिया गया है। 20 क्या दे दिया गया है, मीटर दे दिया। इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ बेटा मैं। चलिए 20 मीटर दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हालांकि हमें पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। जब टाइम गिवन नहीं है तो ना तो इक्वेशन नंबर 1 ना इक्वेशन नंबर 2 यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर हम थर्ड यूज करेंगे, v² - u² = 2gs। अब v कितनी है हमारे पास बेटा, 0। u कितना है हमारे पास, ये तो कैलकुलेट करना है। और ये हमारे पास है 2, और g हमारे पास कितना है बेटा,
जी हमारे पास कितना है, तो जी जब ये ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, तो हमें माइनस का 10 लिखना पड़ेगा। और एस कितना है, एस का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बेटा 20 मीटर। तो अब यहाँ से हो गया माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डिवाइड करोगे तो 20 दम 200 दुनी ये 400, कितना हो गया 400, वही माइनस का, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और u की वैल्यू हो गई अंडर रूट 400, तो u की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम पोसेस 100 जूल काइनेटिक एनर्जी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग विद द स्पीड। देखो ध्यान से, ये मास जो किसी ऑब्जेक्ट का दिया गया है वो कितना दिया गया है 2000 ग्राम, इसका मतलब इसको किलोग्राम में बदलें तो कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। और इसकी जो एनर्जी दी गई है काइनेटिक एनर्जी वो कितनी दी गई बेटा 100 जूल दे दी गई है। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल, ये हो गया हाफ, एम कितना दिया गया 2, और वी हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 से 2 कैलकुलेट, और ये हो गया 100, और ये वी का कितना स्क्वायर, तो इधर चढ़ जाएगा रूट, तो वी का रूट कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी द राइट आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ अ रेशियो बिटवीन द थ्रस्ट एंड द इम्पल्स इज सेम दैट ऑफ। अब आपको पता है कि थ्रस्ट का फार्मूला होता है प्रेशर इनटू में एरिया, और यदि मैं बात करूं इम्पल्स, तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इज एक्टेड वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहां से हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये हो गया प्रेशर अपॉन में एरिया, और ये हो गया फोर्स इनटू में टाइम। अब प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया एरिया, ये कितना हो गया बेटा एरिया, और नीचे हमारे पास कितना है फोर्स, और ये कितना हो गया टाइम, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा 1 अपॉन में टी, और 1 अपॉन में टी का मतलब क्या होता है न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट बीम फॉल्स ऑन द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म अ बैंड ऑफ कलर इज ऑब्टेन्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्डिंग। तो आप लोगों को पता है कि ये कोई प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पे यदि किसी भी व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे निकल गई, लेकिन याद रखना इसके अंदर कई सारे रंग निकलते हैं, और ये इसका ओरिजिनल पाथ होता है। तो ये है हमारे पास रेड, और ये है हमारे पास वॉयलेट, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण के नाम से हम इसको बुलाते हैं। तो याद रखना रेड कलर का जो डेविएशन, डेविएशन ऑफ रेड कलर इज मिनिमम, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, और यदि डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर की बात करें तो इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट, ये रॉन्ग आंसर है। रेड लाइट इज बेंड्स द मोस्ट, ये भी रॉन्ग आंसर है। वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट and its refractive index of glass for violet light is greatest. Refractive index of the glass of white light is क्या कहता है ये, violet is greatest, बिल्कुल सही है ये। अगला violet light bends the most, violet light bends the most and the refractive index of the glass for violet light is lowest. Option C will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो सारी की सारी इमेज वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट ही होगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट देखते हैं, इरेक्ट रियल, रियल तो गलत है, इरेक्ट वर्चुअल एंड सेम साइज ये सही है, इन्वर्टेड ये भी गलत है, इन्वर्टेड ये भी गलत है। इरेक्ट बनेगी सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी आभासी बनेगी, सेम साइज बनेगी एक बराबर आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसको किसी सिस्टम में स्टोर किया जा सके। तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स को स्प्रिंग में स्टोर कर सकते हो, ग्रेविटेशनल इज द स्टोर फोर्स, इलेक्ट्रिकल इज द स्टोर फोर्स, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अ नेगेटिव वर्क इज डन बाय ए अप्लाइड फोर्स F एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट S। ये कहता है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो
तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वर्क डन करें। तो आपको याद रखना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। परपेंडिकुलर गलत, पैरेलल टू ईच अदर गलत, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों हम लोगों का टोटल 75 क्वेश्चनों का सेट, जिसके अंदर इन सभी प्रश्नों को मैं अच्छी तरीके से आप सभी बच्चों को करा चुका हूं। और उम्मीद रखना, इतना संयम रखना कि इन्हीं में से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न डेफिनेटली रिपीट होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।